Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you to day 3 of the 4 days online staff empowerment program. It is truly wonderful to see such enthusiastic participation from our esteemed non-teaching staff who play a crucial role in the smooth functioning of our institution. This program has been carefully designed to empower and equip you all with essential skills and knowledge, ensuring that you continue to be strong pillars of our educational institution. I am extremely grateful and welcome to our organizing committee, Chairman of अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, Dr. Sujit Singh, President of Maharashtra Commerce Teachers Association, Dr. B.B. Taiwade, आप म्यूट पे हैं मैम। Yes, sir. One second. President of Maharashtra Commerce Teachers Association, Dr. B.B. Taiwade, Executive President of Maharashtra Commerce Teachers Association, Dr. T.A. Shivare, SEP Director and Founder Principal of Achievers College, Dr. C.A. Mahesh Vivatikar, sir, SEP Convener and Vice Principal, Department of Management Studies, Achievers College, Ms. Sophia D'Souza ma'am, General Secretary of अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, श्री दिलीप मोरे, Treasurer of अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, श्री Sadanand Landge, who have made this initiative possible. Every day in this program, we are focusing on different aspects that contribute to professional growth, efficiency, and well-being. Let me give you a quick recap of 2 days. पहला दिन हमें डॉक्टर शोभा मैथ्यू से सीखने का अवसर मिला, जिन्होंने कार्य जीवन संतुलन पर एक महत्वपूर्ण सत्र लिया। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में निजी और पेशेवर जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। डॉक्टर मैथ्यू ने हमें इस संतुलन को बनाए रखने, तनाव को सही तरीके से संभालने और प्रेरित रहने की व्यवहारिक रणनीतियां सिखाई। उन्होंने समय प्रबंधन, प्राथमिकताएं तय करने के महत्वपूर्ण पर जोर दिया, जिससे हमारा व्यक्तिगत और पेशेवर विकास हो सके। उनके सत्र ने हमें याद दिलाया कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य और खुशी भी उतना ही जरूरी है। खुशी और स्वस्थ कर्मचारी की एक अच्छे कार्यस्थल का आधार होता है। दूसरा दिन हमें प्राचार्य अरविंद चौधरी जी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया ऑफिस एथिक्स और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर। उन्होंने बताया कि नैतिकता, अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म से सकारात्मक और प्रभावी कार्य वातावरण बनाता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन में एक छात्र मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि गैर शिक्षक कर्मचारी छात्राओं के अनुभव को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके सत्र में हमें नैतिक कार्य पद्धतियां अपनाने, सकारात्मक सोच बनाए रखने और छात्र को सर्वोत्तम सहयोग देने की प्रेरणा दी, जिससे शिक्षण संस्थान सुचारू रूप से चल सके। ये दोनों सत्र बहुत उपयोगी रहे और मुझे यकीन है कि हम सभी ने इससे खूब महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। और आज हम तीसरे दिन पर, जहां हमारे बीच ये कौशिक गाड़ा सर है और वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट है, और आज वो हमें मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस के विषय पर मार्गदर्शन देंगे। लेकिन
सत्र शुरू करने से पहले मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल मिस सोफिया डिसूजा मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमें आज के विषय का महत्व समझाए। ओवर टू यू मैम। Thank you, madam. So on behalf of everyone, Achievers team, I welcome each and every one of you for this session. जैसे मैडम रोवीना ने हमें बताया कि पिछले 2 दिन का बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, जहाँ पे फर्स्ट डे हमने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सीखा एंड डे 2 पे ऑफिस एथिक्स और कैसे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। आज का टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर जगह हम देखते हैं कि पैसा के बिना कुछ नहीं होता। सो मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ, जो कि हम जो बच्चों को भी हम सीख देते हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज ऑल वर्थ बिकॉज उनको एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए या अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए। तो ये जो कुछ भी इंटरलिंक्ड है हमारी लाइफ के आसपास, वो सारे पैसों से ही लेना देना रखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कॉमन सी चीज सुनाई देती है हर बार जब भी हम बोलते हैं कि अपना पर्सनल, जैसे डे 1 पे मैम ने कहा था कि यू शुड एंजॉय योर लाइफ, नॉट ओनली सारा काम काम काम, बट योर बॉडी नीड्स रिलैक्सेशन, योर माइंड नीड्स रिलैक्सेशन। जिसपे मुझे काफी लोगों ने, जो मेरे ही कॉलेज के, मुझे कहा गया था कि हमारी सैलरी तो कम है, तो कैसे हम ये सारी चीजें एंजॉय कर सके, कैसे सेविंग्स हो सके। सो आज के जो हमारे गेस्ट है सीए कौशिक गाड़ा सर, वो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं चीजों पे बताया जाएगा कि कम सैलरी में भी ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, कैसे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को। सेकेंडली, इमरजेंसी फंड्स जो होता है, यानी कि किसी का बीमार पड़ना या एक कुछ भी इमरजेंसी आना। सेकेंड, एक मिड टर्म फंड्स, जहाँ पे हम प्लान करते हैं कि घर लेना है, बच्चे की पढ़ाई करवानी है या शादी का खर्चा है। एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म, दैट इज रिटायरमेंट एंड अदर स्टफ। तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमें सर बताएंगे कि कैसे हम कम सैलरी में भी ये सारी सुविधाएं का लाभ उठा पाएंगे। एंड सेकेंडली, ये कम सैलरी होना इज जस्ट अ माइंडसेट, बट देर आर वेज एंड मीन्स जो आपकी सेविंग्स को ही डबल कर पाएंगे। सो विद दिस आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड आई होप यू टेक आउट informations about this and sir will be available। तो जो भी आपके questions रहेंगे, वो जैसे पिछले 2 दिन के लिए आप हमारे गेस्ट आंसर कर रहे थे, तो आई होप आज कुछ ज्यादा ही questions आने चाहिए आप लोगों से। सो विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अब मैं अपने सहयोगी को आमंत्रित करती हूँ, मिस रघविंदर कौर मैडम, जो हमारे माननीय अतिथि का परिचय देगी। आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन में स्वागत है। आज हमारे साथ सीए कौशिक गाड़ा सर मौजूद है, जो वित्तीय योजना के एक्सपर्ट है। सर एक वित्तीय मार्गदर्शक है जो लोगों की उनकी वित्तीय जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार सही योजना बनाने में मदद करते हैं। वे एक फाइनेंशियल एडवाइजर और रजिस्टर्ड रिटायरमेंट एडवाइजर है, जो लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सफल बनाने में सहायता करते हैं। वे बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति योजना, परिवार की सुरक्षा और अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए समाधान देते हैं। आज के इस सेशन में हमें वे अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करने और समझदारी से वित्तीय फैसले लेने की जरूरी जानकारी देंगे। हम सर का इस सेशन में स्वागत करते हैं और एक शानदार चर्चा की उम्मीद करते हैं। चलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाते हैं। कौशिक गाड़ा सर का हार्दिक स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you, Raghuvinder ji. Thank you, Rovina ma'am, and thank you, Sophia ma'am, for this wonderful program and then for this introduction. And अचीवर्स कॉलेज को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जो लोगों के बारे में, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में भी सोचते हैं, ताकि उनको भी एम्पावर हो चुके हैं। बिकॉज नॉलेज सब जगह पे है, पर सही जगह पे सही लोगों को सही समय पे ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और अचीवर्स कॉलेज इस काम में बहुत बेहतरीन काम करते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम करते रहते हैं। मैडम, ये स्क्रीन मेरी तरफ से शेयर करूँ कि मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देंगे?
बट मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अगर आप शेयरिंग ऑप्शन देंगे तो मैं कर लूंगा। Yes, sir. Just a second. Sir, you can share. It is done. दिख रहा है? Yes, sir. एंड आवाज भी क्लियर है? Yes, sir. Absolutely. ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली आज हम उस बारे में बात करेंगे जिस बारे में हम लोग घर पे कभी चर्चा नहीं करते हैं, और कभी बच्चों के साथ कभी बातें नहीं करते हैं, पैसे के बारे में। आपके परिवार में भी आपने देखा होगा कभी कि आपने घर पे कभी पैसे के बारे में बहुत कम बातें करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे के बारे में घर पे बातें करते हैं, है ना? कभी आपने एट योर एज, कभी आपने अपने पिताजी या तो पेरेंट्स को कभी पूछा है कि आप कितना कमाते हो? या तो आपके अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चे ने कभी आपको पूछा कि आप कितना कमाते हो? नहीं, क्योंकि अपना इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हम लोग पैसे के बारे में बहुत कम बातें करते हैं घर पे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आदमी कमाना स्टार्ट करता है तो लाइफ टाइम उसी चीज की हम लोग बातें करते रहते हैं। Excuse me, sir. जी। सर चैट बॉक्स में काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वॉइस थोड़ा लो है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब सुन रखा है मैंने। अभी क्लियर है? तो आई स्पीक अ लाउडर वॉइस। Yes, sir. प्लीज प्लीज आप लोग कब कंफर्म करेंगे अगर क्लियर आ रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है Yes, sir. आ रहा है अभी। चैट बॉक्स में? ओके, ठीक है। सो बेसिकली आज हम जो बात करेंगे कि अपने को हमको जो सिखाया गया है कि पैसा कमाना कैसे है, ये हम इतने सालों से सीख के आते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं। पढ़ाई करो, जॉब लो, और जॉब कमाते पैसे कमा सकते हो। और यही हम लोग ट्रेडिशन वाइज सालों साल और आगे भी चलते रहते हैं, और आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। हमको सिखाया गया है कि पैसे कैसे कमा पाए, बट उस पैसे को कैसे मैनेज करना है वही एक बड़ा चैलेंज है जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि जो पैसा कमाया गया है उसको बचत कैसे और पैसे कैसे बढ़ाया जाए। दो चीज आप बहुत ध्यान से देखना, मैं दो वर्ड बार बार रिपीट करूंगा, पैसे कमाना और पैसे बनाना। आपको चॉइस करना है आपको क्या करना है। आप जो अभी कर रहे हो पैसे कमा रहे हो, बट आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। और ये जो कुछ भी बात कर रहा हूँ ये आउट ऑफ मेरा मेरा एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। उसमें अगर आपको पसंद आए नहीं आए तो ठीक है। तो एक कहावत है ना, जियो और जियो और जीने दो। जियो और जाने दो। ठीक है, नहीं समझ आया, आपको एग्रीड नहीं है तो उसको जाने देना। अगर आपको लगा अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लेना, इसलिए कुछ ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। बहुत हल्का सा टॉपिक है, इसलिए अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा सही है गलत है इसमें कुछ जाना मत। आपको लगा यस मैं इसमें से कुछ कर सकता हूँ, इसमें मेरे को लाइफ में कुछ जरूरी पड़ सकता है, आप उसके नोट्स भी ले सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको आगे लाइफ में हेल्प कर पाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं मेरे गुरु और मेरे कोचेस हैं उनको सब कुछ पहले धन्यवाद देता हूँ। ये सारे कोचेस मेरे जो जिससे मैं सीखा हूँ, आज जो मैं बना हूँ इस फील्ड में, तो उसके लिए ये इनसे सब बहुत कुछ सीखा हुआ है। इसके वजह से मैं आज इतना सा कॉन्फिडेंसली बोल पाता हूँ। सो उनको मेरा धन्यवाद पहले। और आज हम क्या सीखेंगे कि एक कंसेप्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग को बहुत कुछ पता है, सुना हुआ है सब कुछ, बट उसको क्लैरिफाई करूंगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इमरजेंसी आते तो कैसे उसको फेस करना चाहिए, क्या क्या गलतियां अपने को अवॉइड करनी चाहिए, और अगर लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते तो उसका पावर क्या है लंबे समय इन्वेस्टमेंट करने का, और अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स। गोल्स और ड्रीम्स दो अलग चीज है। ड्रीम्स अपने क्या है, अपने ख्वाहिश। गोल्स कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है। ड्रीम्स गोल्स अपने सपने ख्वाहिश ये सबको फुलफिल करना है तो कैसे कर सकते हैं अपने। और मनी मैनेजमेंट यानी पैसा को मैनेज करना, तो क्या थोड़े छोटे रूल अपने को जानना जरूरी है। हम लोग बहुत सारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट उसको सही तरह से किया जाए और सही जगह पे लगाया जाए तो बहुत अच्छी तरह से अपनी उसको लाइफ जी सकते हैं। ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि आप अगर अपने नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करो, कुछ जानने में कुछ सीखने में,
तो सबसे ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। और ये अगर आपने नाम सुना है रॉबर्ट कियोसाकी का, रिच डैड पुअर डैड के ओनर ऑथर है, वो कहते हैं कि गरीब लोग और गरीब क्यों होते हैं, बिकॉज वो अपना पैसा और समय अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे नहीं लगाते हैं और कहीं पे लगाते हैं। तो हमें अपना जो भी पैसा है और समय है अपने को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में लगाना चाहिए, ताकि हम लोग और अच्छी तरह से लाइफ जी पाए उसको। इन्वेस्टिंग एक बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आराम से सीखा जाता है, बट ये जो दुनिया है उसने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स लाके, ताकि हम लोग इन्वेस्टर उसको कंफ्यूज हो जाता है। और ये एक स्टीवन हॉकिंग का अगर आपका नाम सुना है, वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं कि नॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस नहीं है। नॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि हमें लगता है कि हमको सब कुछ आता है, इसलिए हम लोग कभी अपने वो शेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये कभी हम लोग देखा होगा कि आप इतने सालों से, अगर आपके पेरेंट्स को भी आप देखो जो 20-30 साल से काम करते हैं, 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, आज भी आप भी जो आप काम कर इतने सालों से काम कर रहे हो, 10-10 12-13 घंटे काम करते हो, बट कभी आपने सोचा है कि आपका पैसा उतना काम मेहनत कर रहा है क्या? कभी सोचा है आपने? आप इतना मेहनत कर रहे हो, अगर आपका पैसा उतना मेहनत करता तो सिचुएशन कुछ और होती। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, अगर आप समझ पाओ तो 5 मिनट में समझ जाओगे, या तो फिर पूरा जिंदगी निकल जाएगी आपको समझने में। ओनली थिंग आपको आज जो बैठना है, आपको आपके माइंडसेट जो है अबाउट मनी, आपको थोड़ा अलग सोचना है, ओपन माइंडेड से जो भी सेशन को सुनना है। और ज्यादातर लोग, हम लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम लोग, एक तो इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज है, सुनी सुनाई बातों पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं। हमारे दोस्त है घर पे, कोई फैमिली में कोई एजेंट बन गया, उसका हम सुन के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कोई एक अच्छे एडवाइजर के पास नहीं जाते हैं, हमको रिस्क पता नहीं है, रिटर्न्स पता नहीं है, सिर्फ हमको लिखता है अरे बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है तो हमको उसमें ज्यादा पैसा बनेगा, इसलिए हम लोग उसमें पैसा लगा देते हैं, उसका रिस्क नहीं समझते हैं। ज्यादातर हम लोग कंफर्टेबल है क्यों एफडीज और गवर्नमेंट डिपॉजिट में, क्योंकि वो गारंटीड है, अपने सामने रहता है, इसलिए हमको लगता है बहुत सेफ है पैसा, तो इसलिए हम लोग ज्यादा पैसा नहीं बना पाते। और शेयर बाजार से हमको अगर लगता है कि कोई लास्ट अगर 4-5 सालों में देखोगे तो सबको लगता है कि इक्विटी शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, 30-40% पैसा बनता है, जो बहुत अनरियलिस्टिक है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ मुझे आता है, और बहुत बार ये भी होता है कि चलो आज नहीं कल करेंगे, मेरे को नॉलेज नहीं है। और ये फोबिया ऑफ हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स ज्यादातर फीमेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनके वहां पे फाइनेंशियल मैटर या तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उनका मेल जो पार्टनर है उस चीज पे वो ध्यान देते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल मैटर्स पे वो कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत डर रहता है कि अगर पैसा मैनेज करना रहेगा तो हम कैसे कर पाए। और इतने 75 सालों से अगर आप देखने जाओ तो इंडिया इंडिया में आप देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, अपने परदादाओं को देखो, तो वहां पे उन्होंने पैसा जमा करते रहे। कैसे जमा किया आपको सबको पता है, कि बर्नी में सेव करते थे, कहीं ना कहीं सेव करते थे। तो इसलिए अपनो इंडिया इज अ नेशन ऑफ सेवर्स, बचत वाली कंट्री है, नॉट इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते नहीं। बट अभी थोड़ा थोड़ा ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट इसको टाइम लगेगा कि एज एन इन्वेस्टर अभी जो नए जनरेशन आ रही है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में जा रही है। और ज्यादातर पुराने इन्वेस्टमेंट देखो तो कहाँ पे करते हैं, गोल्ड, जमीन, घर, वो चीज में करते थे। और अभी का जो जनरेशन आ रहा है अभी उल्टा है, अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्यादातर ये लोग एक शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और घर और गोल्ड में थोड़ा कम हो गया है। तो ये बदल रहा है, बट इस बदलाव को लाने में टाइम लगेगा, और इसमें आप सबकी मदद लगेगी। और ये एक बहुत अच्छा लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर यानी हम जैसे, आप जैसे लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो खुद है, क्योंकि वो उसके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो मैं सबसे आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको पैसा जल्दी बनाना है कि ज्यादा बनाना है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, आपको पैसा ज्यादा बनाना है या जल्दी बनाना है? थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट
ज्यादा बनाना है, जल्दी बनाना है, ओके, दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम, ज्यादा बनाना है, ज्यादा बनाना है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ज्यादातर लोग का ये आंसर है कि सबसे हमको पैसा ज्यादा बनाना है, बट दोनों पॉसिबल नहीं है, जल्दी और ज्यादा दोनों पॉसिबल नहीं है, जल्दी का कोई सोल्यूशन नहीं है, ज्यादा बनाने का एक अच्छा सोल्यूशन है जो मैं आपको आगे जाके शेयर करूंगा। उसके लिए आपको सॉरी, दो चीज आपको देना पड़ेगा, एक तो टाइम और आपका पेशेंस। तो ये एक जेफ बेजोस को आप जानते हो, जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस आप जानते हो? वॉरेन बफे को भी जानते हो आप लोगों ने? सुना है कभी नाम उनका, वॉरेन बफे या जेफ बेजोस का? नो जेफ सर। बेजोस का तो बहुत सारे लोग, जेफ बेजोस अगर नहीं जानते हो, बट मैं आपको बता दूं, आप लोग सब लोग जानते हो, और बहुत लोग इसको यूज भी करते हो, इसका प्रोडक्ट जो है इनका, अमेजॉन सुना है आपने? अमेजॉन, ये अमेजॉन के मालिक है जेफ बेजोस, इन्होंने फॉर्म किया था। और वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर है, सबसे, और उनका एज 92 के आसपास है, और सबसे अमीर इंसान है ये। तो जेफ बेजोस ने उनको पूछा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत सिंपल से करते हो, तो लोग इसको कॉपी करके क्यों नहीं अमीर बन सकते हैं? तो वॉरेन बफे ने कहा कि भाई, किसी को भी धीरे से अमीर नहीं बनना है, सबको जल्दी अमीर बनना है। तो ये एक अपने तकलीफ है कि सबको जल्दी अमीर बनना है, उस चक्कर में कभी अमीर नहीं बन पाते। तो हम आगे देखते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है उस चीज के बारे में। एक तो है बजट। सबके पास कोई बजट बनाता है, अपना बजट बनाया वो कभी किसी ने? आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंसेस कितना है, कभी आप लोगों ने घर पे बनाया, कभी अपने फैमिली के साथ कभी डिस्कस किया इस चीज को? तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आपका बजट बनाएं। आपको पता है आपका इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, और आपको पता है आपके क्या क्या खर्चे हैं। एक साइड इनकम लिखिए, एक साइड एक्सपेंसेस लिखिए, फिर जो बचेगा वो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में पैसा ज्यादा है कि आपको कम पड़ता है। तो इससे पता चलेगा कि आपके जो खर्चे हैं वो जरूरत वाले खर्चे हैं कि सिर्फ एंजॉय करने के खर्चे हैं, जिसको आप कम भी कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बजट बनेगा तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कितना एक्स्ट्रा पैसा है, या तो आप उसको उसके बचाने के लिए आप कितना मेहनत, क्या क्या मेहनत कर सकते हो। तो देखते हैं सेविंग्स क्या है। सेविंग्स कहते हैं कि आज हम लोग जो पैसा बचाते हैं, उस चीज के लिए हम आज का जो खर्चा है उसको बचा के हम लोग फ्यूचर के खर्चे के लिए हम लोग पैसा बचाते हैं। है ना, सही बात है कि हम लोग जो भी आज पैसा बचाते हैं, क्यों? ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा आए तो उसके लिए हम लोग खर्चा कर पाए। क्यों करना चाहिए सेविंग्स? ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई को बीट कर पाए, ताकि एक अच्छा वेल्थ बना पाए, हमारे पुराने जो बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स है उसको हम पूरे कर पाए, और कभी ऐसा इमरजेंसी आए, कंटिजेंसी आए, तो उसको भी हम लोग ये पैसा काम काम आए। तो हम लोग कैसे सेव करते हैं? ज्यादातर अभी तक जो लोग कैसे करते हैं कि एक तो इनकम आता है, खर्चा होने के बाद अगर पैसा बचा तो सेविंग्स करेंगे। तो हमेशा, अगर मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो हमेशा बोलते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है बचाने के लिए, क्योंकि ये स्वाभाविक है। क्योंकि इनकम अगर आपका आता है 10 तारीख को, उसके बीच में आपके पास, उसके बाद आपके ईएमआई ये सब खर्चा लगने के बाद फिर बाद में पूरा महीना खत्म निकल, राशन का पैसा, स्कूल फीस का पैसा, भाड़ा, जो कुछ भी रहेगा रहता है वो सब खर्चा निकालो, फिर बाद में जो पैसा बचता है तभी आपको लगता है कि अरे मेरे को अगले महीने लगने वाला है वापिस। तो आपको पैसा कम दिखता है, इसलिए आप पैसा सेव ही नहीं कर रहे। आप बोलते हो मेरे को अभी पैसा है ही नहीं मेरे पास। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट बोलूं, आपको सिर्फ उतना ही करना है कि जिस दिन आपका पगार आता है या तो इनकम आता है, उसी दिन अगर आपने थोड़ा सेविंग्स कर लिया। एग्जाम्पल, आपका इनकम है 20,000, उसी दिन आपने अगर, जिस दिन आपके अकाउंट में 10 तारीख को अगर अकाउंट में पैसा आता है, उसी दिन अगर आपने 1,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया या तो सेविंग्स कर लिया, तो आपके पास खर्चे के लिए बचेंगे 19,000। तो 19,000 में आपको पूरा महीना चलाना है। धीरे धीरे आपको आदत चलेगी, आदत बैठेगी, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पास 1 साल के बाद देखोगे तो आपके पास 12,000 रुपये जमा हो चुके हैं। अगर आपने पहला वाला
तरीका अपनाया होता तो शायद आपके पास साल भर के बाद पैसा ही नहीं बचता कुछ भी। बट ये आदत डालने से आपका पैसा एटलीस्ट बचना स्टार्ट होगा। ये छोटा सा एग्जांपल है, छोटी सी आदत है, आप स्टार्ट कीजिए। अमाउंट कुछ भी हो, ये तो मैंने एग्जांपल है, बट आपके इनकम के हिसाब से, आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से आप थोड़ा अमाउंट से स्टार्ट किए। पहले पहले थोड़े दिन आपको तकलीफ होगा, बट बाद में जैसे आदत पड़ जाएगी अपने आप, आपके जो अनवांटेड खर्चे, जो जरूरत वाले खर्चे नहीं है, वो अपने आप कम होते जाएंगे। जो अपने जो खर्चे के बगैर हम रह नहीं पाएंगे वो हमको करना ही करना है, बट बाकी के खर्चे उसको हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बहाने आपका कंट्रोल, सेविंग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सबके ड्रीम्स है, सबके कुछ ना कुछ एक ख्वाहिश है, और ज्यादातर हर एक घर में ये तीन बड़े बड़े ख्वाहिश होते हैं। या तो अपना खुद का घर लेना, या तो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा जमा रखना, और खुद की अपने रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायर्ड लाइफ चाहिए। ये तीन सबके घर पे है, किसी ना तरीके से सबके सबने प्लान किया है। कुछ ना कुछ सपने दिमाग में रहेंगे, कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ मेरे को अपना घर लेना है, या तो मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को उनको पैसा जमा करके देना है ताकि वो और अच्छी तरह से पढ़ पाए, और अपना खुद का एक हैप्पी रिटायर लाइफ हो, ताकि अपने को रिटायरमेंट के बाद अपने को इनकम की टेंशन ना हो। तो इस चीज में एक फाइनेंशियल प्लान होता है, तो उसमें आपको एक जस्ट सिंपल से कर दूंगा। एक तो सबसे पहले बेसिक आपका है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आपको अपने जो भी पैसे हैं उनको बचाना कैसा है, या तो आपके लाइफ को बचाना है, तो प्रोटेक्शन का मतलब है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तीन तरीके हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है, होम इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब कुछ। ये सब हो गया तो आपका एटलीस्ट सेविंग्स को आपको कुछ हाथ लगाने नहीं पड़े, जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का लोन है, या तो पर्सनल लोन है, कोई भी लोन है, तो सबसे आप आपका लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से लोन आपके पास है और सबसे महंगा लोन कौन सा है। उसमें से आप टारगेट कीजिए सबसे महंगा लोन सबसे पहले खत्म करना है। मैं बताऊंगा कौन कौन से लोन अच्छे लोन है, कौन कौन से लोन खराब लोन है, वो आपको बताता हूँ आगे धीरे धीरे। बट आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको इस चक्कर से बाहर निकलना है, तो अगर फाइनेंशियल लाइफ, एक्टिव फाइनेंशियल लाइफ लेना है, ताकि आप पैसे के बोझ में न रहो, तो आपको जो सबसे महंगा चीज है वो आपको कम कम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर सेविंग्स, फिर आते हैं सेविंग्स के बाद। तो सेविंग्स के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा, कि कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया, कि मेडिकल इमरजेंसी आ गया, या तो अपने जॉब में ब्रेक ले लिया, या तो मैटरनिटी लीव पे आ गए, चलो ब्रेक लिया कि थोड़े दिन के बाद मैं वापस ज्वाइन करूंगी, तो ये पीरियड में अगर कुछ होता है तभी आपका घर कैसे चलेगा। और ये हमने सब लोगों ने देख चुके हैं, इमरजेंसी सबके लाइफ में आ चुकी है। कौन सा? 5 साल पहले कोविड में, जब पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, सबके इनकम भी ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, तभी हम लोग सब इमरजेंसी फंड की बहुत जरूरत पड़ेगी कि अगर इनकम आना बंद हो गया तो हमारा आगे का 6 महीना, साल भर कैसा चलेगा। तो उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। फिर शॉर्ट टर्म में अगर आपको 2-3 साल के अगर कुछ पैसा जमा करना है, कुछ लेना है, उस चीज के लिए पैसा जमा कर सकते हो। और लंबा है, जैसे लंबा हो सकता है बच्चों की पढ़ाई, आपके रिटायरमेंट, आपके घर की खरीदने के, और कुछ भी हो सकता है, उस चीज के लिए आप पैसा बना सकते हो, पैसा सेव कर सकते हो। अभी देखते हैं कि क्या क्या आपको एक्शन लेने हैं अगर आपको एक फाइनेंशियली अच्छी तरह से जीना है। तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो पहला एक्शन है सेव बिफोर यू स्पेंड। जैसे मैंने पहले बात किया, आपको इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ऐसे अगर आप आदत डालोगे तो आप अपने आप को एक अच्छा एक इन्वेस्टर बता सकते हो। तो मैं जस्ट एक आपसे पूछा तो ये 3 केसेस है। आप अपने आप को देखिए, आप कौन से कैटेगरी में फॉल होते हो। आप सेवर हो, आप स्पेंडर हो, कि इन्वेस्टर हो। स्पेंडर यानी कौन? कि आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा है। सेविंग्स यानी पैसे बच रहे हैं बट सेव नहीं, बच रहे हैं बट कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और इन्वेस्टर वो है जो पैसे सेव कर रहे हैं और उसको और कहीं पे लगा रहे हैं जिससे पैसा और ज्यादा बढ़ पाए। आप अपने आप को इस चीज कैटेगरी में कहां पे देखते हो, आपको इसमें आइडेंटिफाई कर लो आप। और इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं है। इस चीज में अगर आपको रियलाइज हो गया कि अगर आप स्पेंडर हो, तो आपको स्पेंडर से एक कदम नीचे आना है, सेवर बनना है। सेवर से धीरे धीरे आदत डाल के आपको इन्वेस्टर की तरफ आना है, ताकि आपका पैसा जो महंगाई उससे ज्यादा कमा पाए। ठीक है।
आज की हालत कैसी है, आज की आदत कैसी है, पैसा आता है, अगर टैक्स लगता है तो टैक्स कट जाता है, फिर अपने ख्वाहिशों पे खर्चा करते हैं। ख्वाहिशें कैसे हो सकते हैं? घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, हर हफ्ते बाहर खाने जाना है, ये सब अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है। और ज्यादातर खर्चे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक लाइफस्टाइल खर्चे बड़े क्यों है अपने पास? क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, वो है स्मार्टफोन, है ना। और स्मार्टफोन में तीन अच्छे अच्छे ऐप है, फेसबुक, व्हाट्सएप और सस्ताग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, जिससे बेसिस पे हम लोग खर्चे ज्यादा करते हैं एक दूसरे का देख के। वो हमारा दोस्त कोई पे गया, उसने ये लिया, अरे हमें भी लेना चाहिए। या तो किसी ने पोस्ट डाला कि हम ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, ये अच्छा पहनना चाहिए, तो हम लोग उस पर खर्चा करते हैं। खर्चे का मनाही नहीं है, बट आप देखिए कि क्या आपका इनकम उस चीज को सपोर्ट करता है क्या? इनकम नहीं सपोर्ट करता है, उससे आगे जाके आप खर्चा करोगे तो आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। अभी ये जो टाइप के लोन्स है, आपने जब लोन लेते हैं तो आपको क्या देखना है कि कौन सा लोन अच्छा है और कौन सा एक बुरा लोन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहे हैं कि अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया तो अच्छी बात है, घर के लिए लोन लिया तो अच्छी बात है, बच्चों की पढ़ाई के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे वो जो भी आपने लिया है उससे आपका इनकम वैल्यू बढ़ने वाला है। जो एसेट लिया, आपने घर लिया तो घर का वैल्यू आगे जाके बढ़ता है। एजुकेशन लिया तो बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चा आगे जाता है, बच्चा पढ़ता है और आगे कमा सकता है। बिजनेस लिया, बिजनेस के लिए पैसा लगाया तो बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो पैसा कमा कमा सकते हो। राइट हैंड साइड पे जो बैड लोन्स, यानी क्रेडिट कार्ड का लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, मोबाइल के लिए लोन, एक दूसरे को उधारी दिया, ये सब लोन बुरी आदत है। अगर आपने उसको प्रॉपरली मैनेज किया तो अच्छी बात है, बट आपकी इनकम अगर सपोर्ट करती है तो ठीक है, नहीं सपोर्ट करती है, सिर्फ दिखावे के लिए ये चीज लोन ले रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कोई भी कार लोन या तो ये लोन लिया आपने, जैसे आपने कार लोन लिया, कार आपके पास आई या तो कोई भी गाड़ी आपके पास आई, इमीडिएटली दूसरे दिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इससे एसेट्स की वैल्यू कम होती है, जो भी आप एसेट लेते हो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है। सेकेंड इज पार्क असाइड एन इमरजेंसी फंड। मैडम प्लीज, अगर ये कोई स्क्रैच कर रहा है उसको अगर क्लीन कर देंगे। पार्क असाइड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कैसे आ सकता है? कौन कौन सी सिचुएशन में इमरजेंसी फंड आ सकता है, इमरजेंसी आ सकती है आपके लिए? जॉब छूट गया, मेडिकल इमरजेंसी घर पे, अनप्लैंड मिस, आपने सोचा ना हो ऐसा ऐसा खर्चा आ गया, कभी सोचा नहीं था, अगर ऐसा इमीडिएटली कोई खर्चा आ गया तो इमरजेंसी हो सकता है। आपने कोविड में देखा होगा बहुत लोगों को जॉब निकल गया, बीमार हो गए, ये सब चीज इमरजेंसी के कारण हो सकते हैं। तो हमको कितना इमरजेंसी रखना चाहिए? हमारा जितना भी इनकम है उसका 3 से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। या तो आपका खर्चा कितना महीने का, उसका एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक का खर्चा आपके पास होना चाहिए। और वो कहाँ पे होना चाहिए? या तो बैंक सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है, एफडी में हो सकता है, कहीं पे भी जहां से आपको इमीडिएटली दूसरे दिन आपके पास पैसा आ पाए, ऐसे जगह पे आपके पास पैसा होना चाहिए, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए आपको। तीसरा है इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ज्यादातर सबके पास, अगर आप देखोगे सबके पास कौन सा टाइप का इंश्योरेंस रहेगा? एलआईसी, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ये सब रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको किसी दोस्त ने रेफर किया, हमारे फैमिली में किसी कोई एजेंट है, किसी ने बोल दिया भाई अच्छा पॉलिसी है तो हमने ले लिया। बट क्या हमने देखा कि वो हमको जरूरत है क्या? हमें हमको देखना है कि क्या हमको वो जरूरत है क्या। तो इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? क्योंकि लाइफ में अच्छी चीजें होती रहे, बहुत सारे अच्छे ओकेजन्स आते हैं। जैसे पॉजिटिव साइड अगर लाइफ का देखे जाओ तो एजुकेशन, हम सब ने पढ़ाई की है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, जॉब अच्छा मिलता है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन करते हैं, पैसा बनाते हैं, और रिटायरमेंट, ये सब अच्छी बातें हैं। बट नेगेटिव साइड भी साथ में होता है।
जैसे ये लाइफ का जो पैरामीटर चलता है, ईसीजी ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, तो नीचे नेगेटिव साइड क्या क्या हो सकता है कि समय से पहले किसी का डेथ हो जाना, जॉब लॉस, एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल इलनेस, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या तो अनप्लैंड रिटायरमेंट, मीन्स कभी आपने सोचा ना बट आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो ये सब चीज के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है कि हम अगर इंसान को रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे, अगर कोई जो पैसा कमाने वाला है अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है तो हम इमोशनली किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, बट अगर लाइफ इंश्योरेंस रहेगा तो एटलीस्ट वो फैमिली को फाइनेंशियली हम लोग एटलीस्ट कुछ तो सपोर्ट कर पाते हैं। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे। ये एक्टिविटी हम लोग सिर्फ करेंगे। ये घर पे आप ट्राई कीजिए, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो एक प्लेन पेपर लीजिए, पेपर पे एक सर्कल बनाइए, सर्कल में बीच में छोटा सर्कल बनाइए और ये 4 बॉक्सेस कीजिए। 4 बॉक्सेस में, एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में लिखिए, एक बॉक्स में आपके सपने लिखिए, गोल्स लिखिए, और जो कुछ भी आपके याद आता है सब कुछ लिखिए। आप आपके सपने, आपके ख्वाहिश, आपके खर्चे कितने हैं वो भी एक जगह पे लिखिए, और आपको आगे क्या क्या प्लान करना है वो भी सब लिखिए। और बीच में जो सर्कल, छोटा सर्कल है, उसमें उस आदमी का नाम लिखिए जो पैसा कमा रहा है। आप भी हो सकते हो, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या तो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दोनों का नाम लिखिए। नेक्स्ट, उस पेपर को आप फोल्ड करके, पेपर को फोल्ड करके बीच वाला ये जो गोल वाला हिस्सा है, एक, ये बीच वाला जो गोल वाला हिस्सा है इसको आप फाड़ देना। ठीक है। अभी आप सोचिए, अगर ये जो पैसे कमाने वाले बंदे हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो ये आपके सपने और आपके खर्चे ये सब कैसे मीट आउट होंगे। अगर 2 जन कमा रहे हैं उसमें से अगर कोई एक जन नहीं रहा तो ये सपने पूरे हो पाएंगे क्या। इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट आप जो जितना कमा रहे हो, अभी जो टर्म इंश्योरेंस मिलता है अभी कम से कम 50 लाख के लिए मिलता है, उससे ज्यादा आप ले सकते हो। बट क्या क्या कवर करना चाहिए? एटलीस्ट आपका जो लोन है, अगर आपके जो आपके अगर कोई लोन लिया है तो उतना तो आपको कम से कम कवर करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस ज्यादा लेना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को जो मिक्स करते हैं वैसे सब चीज को, और सिर्फ टैक्स के लिए बचाने के लिए इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट आपका गलत जगह पे जाता है। आज भी अगर आप देखो जाओ तो इंडिया में सिर्फ 3.7% फैमिली इंश्योर्ड है। कोई प्रॉपरली इंश्योर्ड नहीं है बट इंश्योर्ड दिखते हैं। बाकी सब फैमिलीज को देखो, अगर कुछ अनचाहा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो क्या हालत होगी उनकी। और ये सब हम शायद हमारे बहुत सारे लोग हमारे सामने बहुत कुछ देख चुके होंगे कोविड में, कि जो अचानक चले गए, बाकी फैमिली वालों की हालत कैसी होगी। अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी फैमिली जो कमाने वाला है उसके बाद। और खास करके फीमेल्स लोग के लिए ये सिचुएशन बहुत तकलीफदायक होती है। इन केस ऑफ उनका हस्बैंड अगर गुजर जाता है तो उनको बाकी का लाइफ कैसे चलाना है वो एक तकलीफ बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है। और इन केस ऑफ डिवोर्स और एक ये बड़ी चैलेंज है अभी। और अभी तो डिवोर्स तो एक बहुत नॉर्मल चीज से हो चुकी है। पहले हम लोग डिवोर्स का बात सुनते थे तो एक खराब चीज जैसी लग रही थी, बट अब ये बहुत नया नॉर्मल हो रहा है। धीरे धीरे सबको आदत दिख जाएगी, नया नॉर्मल है, सबको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, सबको अपना स्पेस चाहिए। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होने वाला है फीमेल्स के लिए अगर ये प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया तो। और हमें इंश्योरेंस कभी कभी लगेगा, हर समय पे, हर स्टेजेस पे अपने को, क्योंकि अपनी जवाबदारी हर बढ़ती जाती है तो हमें इंश्योरेंस लगता ही है। जैसे मैरिज होती है तो एक जवाबदारी बढ़ जाती है, बच्चे आते हैं, होम लेते, घर लेते हैं, रिटायरमेंट होता है, तो ये सब चीज जगह पे इंश्योरेंस अपने को लगती है। हाँ, कभी इंश्योरेंस नहीं लग जरूरत है अगर आपके पास बहुत सारा आपने एसेट बना के रखा है जहां से आपके फैमिली का, अगर आप नहीं रहोगे तो आपको फैमिली का इनकम चलता चला सकता है विदाउट एनी इनकम। तो वो जगह पे आपको इंश्योरेंस नहीं लेगे तो भी चलेगा। बट
नहीं है, हमको पता है, अगर हम मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से है तो हमको ये इंश्योरेंस की बहुत जरूरी है। दूसरी बात है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम, ज्यादातर हम लोग उसको मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर हम लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं तो वो भी हम लोग बहुत कम लेते हैं, 2 या 3 लाख का लेते हैं, क्योंकि हमको बस उतना ही पता है कि इंश्योरेंस मेडिक्लेम होना चाहिए। और ज्यादातर एजेंट लोग उस चीज पे बेचते हैं कि आप सिर्फ ले लो 2 या 3 लाख का, आपको काम हो जाएगा। बट आप देखिए कि सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा जो जिसकी वजह से मौत होती है वो है हार्ट डिजीज। उसके बाद रेस्पिरेटरी है, फिर डायबिटीज है, ये सब चीज, बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से अपने डिजीज होती है, मौत होती है। और कम से कम अपना इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कम एक 5 लाख का तो होना चाहिए। और अगर आप सब अफोर्ड कर पाते हो तो कम से कम 10 लाख से स्टार्ट कीजिए, उसमें आपको पूरे फैमिली को कवर कीजिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे जितने भी हो सके उसमें आप कीजिए। अगर पेरेंट्स आपके एज ज्यादा है तो, और इंश्योरेंस, क्योंकि उनके लिए इंश्योरेंस बहुत महंगा पड़ेगा, और उनको अगर कोई बीमारी नहीं है तो इंश्योरेंस आप ले सकते हो, बट अदरवाइज बहुत महंगा रहता है, तो इसके लिए आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट अगर मिलता है वो दूसरी बात है। तो ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मेडिक्लेम है, क्रिटिकल इलनेस है, पर्सनल एक्सीडेंट है, ये 3 अलग अलग जरूरी चीज है। ये सर्वे में जो लाल में मैं करता हूँ बहुत सीरियस चीजें थे, 62% ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन इंडिया आर आउट ऑफ पॉकेट। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेडिकल के खर्चे हुए हैं इंडिया में, 62% लोगों ने अपने जेब से पैसे दिए। अभी वो अपने जेब से पैसे दिए हैं, लोगों से उधार लेके दिए हैं, किसी से लेके दिया है, कुछ बेच के दिया है, ये सब केसेस है। मीन्स इंश्योरेंस नहीं लिया है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपको आपके सेविंग्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने मेडिकल बड़ा इमरजेंसी खर्चा आ गया तो आप सोचो, अगर आपका सेविंग जीरो हो गया तो आप 5-10 साल और पीछे चले जाओगे, आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये सब चीज के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो एक ही जगह पे मत करो, अलग अलग जगह पे करो। और इक्विटी यानी शेयर मार्केट में भी थोड़ा कीजिए, क्योंकि समय के साथ आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट का स्टाइल बदलना चाहिए। पहले एफडीज, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस वो सब अच्छे थे, क्योंकि तभी इंटरेस्ट रेट भी अच्छा था, महंगाई कम था। समय बदल गया है। 20-25 साल पहले और 20-25 साल में पहले आप देखो तो बहुत समय बदल गया है। आप देखो तो महंगाई 6 से 7% में आ चुकी है, बट ब्याज जो इंटरेस्ट मिल रहा है एफडीज पे, पीपीएफ पे, ये सब ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं। तो बीच का जो गैप है वो कैसे भरोगे आप? सिर्फ अगर आपका पैसा इक्विटीज में है तो ही आप वो सब चीज में आप आपका पैसा कुछ कमा पाओगे। और कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग जगह पे। एक तो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो सकता है शेयर मार्केट या तो म्यूचुअल फंड्स, डेट, म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, कैश और लिक्विड एसेट्स यानी एफडी हो सकता है, गोल्ड में भी आप कर सकते हो, और प्रॉपर्टी में भी। तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा आपका होना चाहिए, बेस्ड ऑन आपका किसमें कितना होना चाहिए वो आपको डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है, कितने सालों के बाद आपको पैसा लगने वाला है, पैसा कभी लगने वाला है, कितने टाइम के बाद लगने वाला है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। ये बेसिस पे आपको डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अलग अलग बेसिस। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो बीएससी एनएससी आप देखोगे तो एवरेज लास्ट 33 ईयर्स, 33 साल में एवरेज जो उन्होंने रिटर्न दिया है वो 13%, 13 से 15% के बीच में है। यानी अगर आपने 100 रुपये डाला होता तो आज ये ऑलमोस्ट 81 रुपये, 81 टाइम्स, 81 टाइम पैसा बढ़ चुका होता आपका। और ये लाइन सीधा नहीं है, ये लाइन सीधा नहीं है, ये लाइन ऐसा 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 करके ऊपर नीचे करके यहाँ पे आया है। लोग ये जो नीचे होता है ना, यहाँ पे लोग बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे लोग बाहर निकल जाते हैं, कोविड में लोग बाहर निकल गए। अभी मार्केट एक महीने से मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है तो पैसा बाहर निकाल दिए, इसलिए लोगों का पैसा बनता नहीं है। इसलिए आप जितना लंबा पैसा दोगे, टाइम दोगे, उतना पैसा आपका ज्यादा बढ़ सकता है। सिंपल मंत्र, अगर आपको एसेट एलोकेशन करना है कि कौन सा चीज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको ये सोचना है आपको क्या करना है। अगर आपको पैसा बनाना है तो इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। अगर आपको गहने बनाने हैं तो गोल्ड लेना चाहिए। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो इंश्योरेंस में जाना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म 6 महीना, 1 साल, 2 साल में तो हर बार आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो फिक्स इनकम जो एफडी हो गया, आरडी हो गया, वो सब चीज में आता है। और घर और ऑफिस रहना है तो रियल एस्टेट में।
तो ये अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरह से आपका पैसा एलोकेट कर सकते हो। बट हम लोग बहुत सारे बात उल्टा हो जाता है कि हमको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा जल्दी पैसा चाहिए रहता है, इसलिए हम लोग इक्विटी में डालते हैं, और उल्टा हो जाता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बनाने के लिए घर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेते हैं, टैक्स बचाने के लिए घर लेते हैं, इंश्योरेंस हम लोग एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं ताकि हमको पैसा कुछ रिटर्न्स मिले। बट अगर आप रिटर्न देखो तो हाथ में कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सिंपल मंत्र अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत पीसफुली आपका एक पूरा 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 इन्वेस्टमेंट जर्नी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ये सब होने के बाद आपको आपका खुद के रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन सबके लिए आने ही वाला है। हम 60 के आगे हमको कोई गवर्नमेंट के रूल से के हिसाब से हमको कोई आगे अलाउ नहीं करेगा एज अ जॉब में आने के। एज ए कंसल्टेंट आप रह सकते हो, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन एट दैट एज आपका उतना कैपेसिटी होना चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपको सपोर्ट होना चाहिए इस चीज के लिए कि आप आगे काम कर पाओ। अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो आपको डेफिनेटली 60 के बाद भी आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा एज, वर्किंग जो एज है, रुपेश इकडे हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं कि हमारा वर्किंग एज अगर 30 से 60 है तो, और 60 के बाद और 20-25 साल हम लोग रिटायरमेंट होने वाले तरी पण आजकाल हैं। Yes. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो पिछले का जो रिटायरमेंट का कभी सोचते नहीं है, और 40-50 घेतलं ना आता। पूर्ण केलं प्लीज अगर म्यूट कर लेंगे प्लीज सबको। या तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो साल हमने स्टार्ट किया पैसा लेके, जो भी आपका एज है, आप उसके आप देखिए कि उसके 30 साल के बाद आपका इनकम क्या रहेगा। तो आपको वो प्लान करना है, क्योंकि 30 साल के बाद आप काम करना बंद कर दोगे तो उसके बाद आपको इनकम कहाँ से आएगा। अगर वैसा प्लान करोगे तो आपका कुछ ना कुछ पैसा बनना बचना स्टार्ट होएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा कि ये जनरली पीपल कैसे देखते हैं कि 30 साल के बाद, 30 से 60 साल हम काम करें और 60 के बाद 60 से 90, 30 साल और रिटायरमेंट लाइफ रहेगा, तो हम लोग जो पैसा हो रहा है जितना बचेगा बचेंगे, बाद में देखा जाएगा। बाद में ये तकलीफ होता है कि हमको शायद 60 के 70 तक भी काम करना पड़ता है, बहुत लोग कर भी रहे हैं आज। बट आपको सोचना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप करोगे क्या और आपका इनकम कैसे आने वाला है, क्योंकि 60 के बाद आपको आपका हेल्थ भी सपोर्ट करना चाहिए, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको कैसा देखना चाहिए, अगर आपका एज 30 है तो आपको देखना चाहिए 61 से आपका इनकम कैसे आएगा। अगर आपका एज 40 है तो आपको देखना चाहिए 70 पे आपको इनकम कैसे आएगा। अगर आप 50 के आसपास है तो 70 के आसपास कैसे आपको इनकम आएगा। ये आपको प्लान करोगे तो आपका रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको पैसा जमा कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो सब आपको पता चल गया कि कैसे करना है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। अभी तक नहीं किया है बट अभी स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये सब हो गया। और रेगुलरली हर महीने, जैसे आप पोस्ट में अगर आप आरडी करते हो वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में आप हर महीने करोगे तो आपको एक आदत बन जाएगी। और कंट्रीब्यूट एंड होल्ड ऑन टू योर ईपीएफ अकाउंट है तो उसमें भी आप पैसा जमा करते हो, पैसा निकालो मत उसमें से। एंड बाकी किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, अपना खुद का। ये कहावत है कि पेरेंट्स शुड नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर चाइल्ड, पेरेंट्स शुड नॉट think their child as a ATM, and the children should not think parents as their retirement fund। ये उल्टा आपको ध्यान रखना है। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 केस स्टडीज है कि 3 फ्रेंड्स हैं, राज, तीर्थ और जहान। राज का एज 25 साल का है, तीर्थ 30 साल का है, और जहान 35 साल में। तीनों ने अलग अलग एज पे स्टार्ट किया। राज ने 25 की उम्र पे स्टार्ट, तीर्थ ने 30 की उम्र पे स्टार्ट किया, जहान 35 की उम्र पे स्टार्ट किया, और तीनों का रिटायरमेंट टिल 55 है। तीनों ने 55 साल तक पैसा जमा किए। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन है इसमें, नीचे क्लियरली लिखा है कि हम सपोज अज्यूम कर रहे हैं 12% से पैसा ग्रो हो रहा है। तो आप देखोगे कि सबसे पहला जिसने पहले स्टार्ट किया उसका पैसा आप देखोगे तो सिर्फ 5,000 रुपया महीने का,
उसने अगर राज ने अगर 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए जमा करता है, कितने साल के लिए? 30 साल तक, यानी 55 की उम्र तक, तो उसके पास कितना पैसा जमा हो गया? वैल्यू देखो, 1,78,00,000। सेकेंड केस में आप तीर्थ देखो, उसने 5 साल के बाद स्टार्ट किया, सेम अमाउंट, सेम टाइम तक, 55 साल तक, यानी कितना? 5 साल कम, यानी 25 साल तक। तो उसका वैल्यू देखो कितना कम हो गया? 95 लाख। फर्क कितना पड़ा? 170 से 95, एक 70 और 20, ऑलमोस्ट 80-90 लाख का फर्क पड़ गया। तीसरा केस जहान का, 5 साल के बाद और की, बट उसने भी 20 साल तक किया और तो उसका वैल्यू देखो सिर्फ 52 लाख है, 40 लाख कम। आप सोचो 5 साल आपने लेट किया तो आपका वैल्यू कितना कम हो गया। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, जितना लंबा करोगे, उतना पैसा आपका ज्यादा बन सकता है। ज्यादा मेहनत करना नहीं है इसमें। जितना साल आप काम करोगे, उतना साल अगर आप पैसा सेव करोगे तो आपको बहुत पैसा जमा पाओगे। अभी ये अब हम लोगों ने पढ़ाई भी किया रहेगा, स्कूल में पढ़ाई किया रहेगा, अब देखते बच्चे भी आपके पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें से बताओ, ये सब, ये 3 और 2 5, 5 सिंबल्स है, उसमें सबसे पावरफुल चीज कौन सा है? पावरफुल सिंबल कौन सा है ये? आप चैट में भी डाल सकते हो, या तो आवाज करके भी बोल सकते हो, अनम्यूट करके। प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन एंड रेस टू, ये पांचों में से विच इज द मोस्ट पावरफुल वन? यस सर। मल्टीप्लाई, एक जने मल्टीप्लाई बोला, और मल्टीप्लाई, और कोई? रेस टू, यस, वेरी गुड। एडिशन, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आप अगर कोई अनम्यूट कर सकता है तो मैं आपसे उनसे बात करना चाहूंगा। एनीवन कैन अनम्यूट इफ आई कैन टॉक टू एनीवन? मैं किससे बात कर सकता हूँ वीडियो पे? कोई एक जन? निकिता जी, चलो मैं आपको एक सिंपल सा पूछता हूँ। आप एडिशन सब कर सकते हो? आप सब लोग एडिशन पता है आपको? यस, ठीक है। तो आप बताइए, 10 + 10 कितना होता है? 20। 20 + 20, 40 + 50, 90 + 100, 190, बराबर है। ये सिंपल है, आप कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा भी कर सकता है। अभी मैं सेम चीज रेस टू की बात करता हूँ, ठीक है? 1:1, 1, 2:2, 4:4, 16:16, 576:576। हाँ हाँ, तो समझा आपको कि हमारा माइंड एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एक लिमिट तक हम लोग इजीली कर सकते हैं। हमारा माइंड तैयार ही नहीं किया है इतना लंबा कंपाउंडिंग सोचने का। वी आर नॉट ट्रेन्ड। एक्सेप्शनल रहते बच्चे लोग जो रहते हैं ना, जो कौन सा मैथ्स का, वैदिक मैथ्स वो करते हैं, एक्सेप्शनल बच्चे रहते हैं। बट जनरल ह्यूमन बीइंग आप देखो तो हम लोग इतना लंबा कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारा पैसा कितना कितना गुना बन सकता है। वी आर नॉट ट्रेन, हमारा माइंड उतना रेडी है ही नहीं। इसलिए हमको उस चीज का जो वैल्यू है, पावर, उसका पता ही नहीं है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कभी देखा है? कभी आपने A = P मल्टीप्लाइड 1 + R/100 रेज टू T कभी देखा है? यस, ठीक है। इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, वेरी राइटली सेड। इसमें से सबसे पावरफुल कौन सा है? टी। क्यों? या टी इज द राइट आंसर, बिकॉज टाइम का नंबर ऑफ टाइम्स होता है। हमारा जो ज्यादातर लोग क्या फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? सॉरी, आर पे फोकस करते हैं। आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न।
आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो, किसी को भी पूछते हो, आप पूछते हो ना कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई गाड़ी लेने जाते हो तो आप गाड़ी को पूछते हो कितना देगी एवरेज। सेम वे ह्यूमन माइंड, हम लोग हमेशा एक चीज पे जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न्स। और ये जो टी है, जो टाइम है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसके लिए हमारा पैसा बनता नहीं है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये एक बहुत पुराना फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड। अभी नाम इसका निपॉन हो गया है, और नीचे जो है रिलायंस ग्रोथ फंड लिखा है, बट अभी नाम इसका है निपॉन ग्रोथ फंड। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस फंड को, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें लोगों का पैसा कैसे बना है। मीन्स ये फंड में कैसे पैसा बना है, लोगों का पैसा बना नहीं बना पता नहीं है, क्योंकि लोग इतना साल टिके नहीं कभी इसमें। बहुत कम लोग हैं, हार्डली 1 या 2%। बट आप देखो 1995 में ये फंड चालू हुआ, 1 लाख जिसने डाला, 22 साल में इसका पैसा 100 करोड़, 1 करोड़ हुआ। यानी 22 साल लगे उसको 100 गुना बढ़ने में। नेक्स्ट, अगले 3 साल में वो और 50 लाख बन गया। यानी 1 लाख जिसने 95 में डाला था, 25 साल के बाद उसका हो गया 150 करोड़। 1.5 करोड़ यानी 150 गुना। यानी 22 से 25, 3 साल में 50 लाख बढ़ गया। और 3 साल रुके तो 1 लाख का हो गया 2 करोड़ 26 साल में। ठीक है, 1 साल में मीन्स 25 साल थे, और 1 साल में और 1 करोड़। सो आप देखो 22 से लेके 26, 22 साल लगे 1 करोड़ होने में, और दूसरा 1 करोड़ होने में उनको सिर्फ लगे 4 साल। 28 साल में इसका वैल्यू हो गया 3 करोड़, यानी 335 गुना। आज इसकी वैल्यू है 4 करोड़, 400 गुना। यानी 95 में अगर एक ने इसने 1 लाख डाला होता तो इसका वैल्यू आज 4 करोड़ हो गया होता। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इतना पैसा नहीं कमाया, क्योंकि लोग इतने साल टिके ही नहीं कभी भी। फंड रिटर्न देते हैं, ओनली थिंग हम लोग टिक नहीं पाते उस चीज में, क्योंकि हमको ये बहुत लंबा दिखता है। हम लोग 30-35 साल काम कर लेंगे, बट हम 30-35 साल पैसा बढ़ते देख नहीं सकते। ये अनफॉर्चुनेट है, इसलिए हम लोग को ये तकलीफ होती है कि हमको पैसा नहीं कमाते हैं। कमाते से ज्यादा पैसा बनाते नहीं है। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, बट पैसा बनाना जरूरी है। अभी ये पैसा बनाने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सॉरी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करता है? आपके जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, उसके पावर और परचेसिंग पावर को कम कर देता है। बट आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपको वैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आपका इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न मिल पाए। इन्फ्लेशन अगर आज 6 से 7 टक्के के आसपास एवरेज रिटर्न्स है, तो आपका जो रिटर्न्स है वो आपको एटलीस्ट 8% से ऊपर देना चाहिए। जो नॉर्मल रिटर्न इन्फ्लेशन है वो कितना है, जो गवर्नमेंट बताती है और वो 6% है। बट अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है वो 10 टका बढ़ रही है सालाना, एवरी ईयर। ये जो अपने लाइफस्टाइल, अपने को अगर सेम सोसाइटी में रहना है तो हमको ये भी करना जरूरी है, तो वो 10 से 12 टके बढ़ रही है एवरी ईयर। उसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस सालाना 13 टका बढ़ रही है एवरी ईयर। मेडिकल के खर्चे, जो अगर हॉस्पिटल में जाओगे, अगर 5 साल पहले हॉस्पिटल में गए अगर आज हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो उसका खर्चा देखोगे तो अगर जो पहले 1 लाख हो रहा था, आज उसका जो वैल्यू है वो 1,30,000 हो गया। ठीक है, तो ये बाकी भी एग्जाम्पल भी अगर आप देख लोगे कि अगर पूरा कुछ सालों पहले अगर ये छोटे बड़े खर्चे थे। एग्जाम्पल मूवी के देख लेते हैं, पहले अगर सिंगल स्क्रीन में आपको कोई पिक्चर देखता 50 रुपए में, अगर आज मल्टीप्लेक्स में जाता है 250 रुपए का एक टिकट आता है, 200-250 रुपए का टिकट। अगर अच्छा मूवी देखना चाहते हो तो स्कूल फीस पहले 5,000 रुपया था, आज बड़े ब्रांड स्कूल का सालाना फीस 1 लाख रुपए हो गया। फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन 3,000 का आता था, आज 20-25-30,000 का आता है। आप देखो तो खर्चे बढ़ ही रहे, कम होने वाले हैं कि आगे जाके नहीं होने वाले। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ऐसा करना पड़ेगा कि जो आपको आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा के दे। और दूसरा एनिमी है आपका टैक्स। अगर आप बोलोगे सर मेरा इनकम कम है इसलिए हमको टैक्स लगता नहीं है, बट आप सोचो जीएसटी का, जो कुछ भी खरीदते हो, जो कुछ भी आप खाते हो, वो सब पे जीएसटी लगता है। तो इनडायरेक्टली आपके टैक्स
और आपके लाइफ से कभी जाने वाला ही नहीं है। तो ये दो चीज है, इन्फ्लेशन और टैक्स, जो आपके लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं। बट इन्फ्लेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इमेजिन करो, अगर आपने एक घर पे या गांव में कहीं जमीन लिया होगा, या तो घर अपने 10-15 साल पहले घर लिया होगा, आज उसकी कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का सोना लिया होगा, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन इन्वेस्टर का तो अच्छा दोस्त है, बट जो इन्वेस्ट सेव नहीं करता उसके लिए बड़ा दुश्मन है। तो हमको आपको प्लान करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा, और ऐसी जगह पे जहां पे अपना रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से ज्यादा है। अभी दूसरा और लास्ट चीज है कि आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपके जो भी गोल्स है लाइफ में, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड एक सही और सिंपल सा रास्ता है जिससे आपके फ्यूचर के गोल्स आप मीट कर पाओगे। भी आपके कुछ भी गोल हो, रिटायरमेंट के हो, आपके बच्चों की पढ़ाई के हो, आपको घूमने जाना है, आपको घर लेना है, जो कुछ भी है, उसके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसआईपी में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों एक ही चीज, म्यूचुअल फंड ही होता है। एसआईपी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, जैसे आप पोस्ट में आरडी करते हैं, ऐसा एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, हर महीने आपके अकाउंट से जाता है। हम देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, और हमें पूरा क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने कभी देखा है फुटबॉल विदाउट गोल पोस्ट के? नहीं ना। आपको कोई अगर गोल पोस्ट नहीं रहेगा तो गेम कैसा रहेगा? कभी पता ही नहीं चलेगा, कभी गेम खत्म होने वाला ही नहीं होने वाला है। तो सेम वे आपको भी आपके लाइफ में जो भी पैसा बचत करते, तो पैसा किस चीज के लिए बचा रहे हो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके गोल्स पे क्या क्या लाइफ हो सकते गोल्स हो सकते हैं आपके लाइफ में? रिटायरमेंट हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, फ्यूचर की पढ़ाई हो सकती है, घर का खरीदना है, एनुअल वेकेशन, साल में आपको घूमने जाना है फैमिली के साथ, छोटे छोटे वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है, आपके खुद का घर रिनोवेट करना है, नया दूसरा वेकेशन वाला कुछ घर लेना है। ये सब आपके अलग अलग टाइप के गोल होते हैं। इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, आपको खुद को पढ़ाई करना है, ये सब आपके लिए गोल हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड जैसा एक प्लेन राइड करते हैं वैसा है। आप प्लेन देखो तो पायलट चलाता है आगे, और बाकी जो पीछे रहते हैं वो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं। तो पैसेंजर्स ये भरोसे पे आते हैं कि जो पायलट है वो आपको सही जगह पे लेके जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि आप पायलट को पूछते हो कि आप मेरे को सही जगह पे लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? कभी डाउट करते हो आप? नहीं करते। ट्रेन में चलो, आपने प्लेन में नहीं गए, आप बोलोगे प्लेन में, तो प्लेन में नहीं गया, तो मेरे को कोई पता नहीं चला। अब ट्रेन में गए, ट्रेन में आप जाते हो, रिक्शा वाले पे जाते हो, तो आप उस पर भरोसा भरोसा तो करते हो ना, जो ड्राइवर है उस पर भरोसा करते हो कि आपको सही जगह पे लेके जाएगा। सेम वे आपको म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि आपको फंड मैनेजर को पैसा देते हो, वो फंड मैनेजर अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। और म्यूचुअल फंड कैसा होता है, कैसे चलता है ये? इन्वेस्टर्स यानी आप जैसे मेरे जैसे लोग अपना पैसा सब एक म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर को देते हैं। पुल योर मनी विद दैट फंड मैनेजर, और वो फंड मैनेजर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो बताता हूँ। और वो जो इन्वेस्ट करता है उससे उसको रिटर्न्स आते हैं, और जो रिटर्न्स आते हैं वही वो इन्वेस्टर को पास ऑन करता है। तो ये ऐसा पूरा सर्कल है। पैसा इन्वेस्टर से लिया जाता है, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो पैसा आपको वापस दिया जाता है उनके खर्चे खर्चे निकालने के बाद। तो म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है? ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, मनी मार्केट यानी बैंक, जो आरबीआई के पास इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, डेट में इन्वेस्टमेंट करता है। ये सब अलग अलग जगह पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से आप ये सब चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी का फायदा क्या है? ये जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसा सेम चीज है। हर महीने आपके अकाउंट से एक अमाउंट चला जाता है। आपको एक आदत लग जाएगी पैसा बचाने की, एक डिसिप्लिन बन जाएगी। रुपी एवरेज कॉस्टिंग उसको बोलते हैं कि आपका जो भी यूनिट आते हैं, जो भी आपका आता है वो सस्ता होते जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट वर्क जो हमने पहले सीखा, जितना लंबा करोगे उतना आपका पैसा ज्यादा बन सकता है, और आपके गोल्स अचीव करने में आपको ये काम आता है। मीडियम टर्म गोल्स हो, लॉन्ग टर्म गोल्स हो, ये सब आपको अचीव करने में बहुत काम आता है। अभी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है?
तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कुछ सामान लेने गए, हर महीने आप राशन लेने जाते हैं। तो सपोज आपने 10,000 का कुछ शॉपिंग करते हो और वो चीज का भाव 20 रुपया है, तो आपको कितना यूनिट्स मिलेगा? 500। 500 kg कुछ भी मिलेगा। अगले महीने उस चीज का भाव 17 रुपया हो गया। आपने 10,000 सेम, आपको जो जरूरत है वो आपको तो इन्वेस्टमेंट खर्चा तो करते ही हो। तो आप वही आप 10,000 लेके गए उस चीज में, तो उस चीज उस टाइम उस समय इस चीज का वैल्यू रहेगा 17 रुपया पर किलो। तो आपको कितने मिले? 588 किलो प्लस 24 ग्राम ऐसा। और आगे अगले महीने गए 10,000, तो उसका भाव हो गया 21 रुपया, तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। ऐसा आप करते हो, सपोज 9-10 महीने किया तो आपने 90,000 का खर्चा कर लिया आपने, बट आपके पास कितना केजी जमा हो गया? 5,000। 5,000 किलो आपने जमा कर लिया अभी तक, मिस भले आपने कंज्यूम किया, बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो जो 20, 17, 21, 16, 13 आप देखिएगा, तो अगर आपने जितना खर्चा किया तो आपका देखोगे तो एवरेज खर्चा कितना? 18 रुपये हुआ। तो सेम वे SIP ऐसे ही काम करता है। आपका हर यूनिट का जो खर्चा होता है वो कम होते जाता है। SIP अपने को डिसिप्लिन लेके आता है, जैसे आपने पहले भी बात किया था। इनकम आने के बाद खर्चा नहीं करना है। इनकम माइनस स्पेंडिंग इज इक्वल टू सेविंग्स, ये नहीं करना है। SIP करते हो तो आपका इनकम में से पहला पैसा बच जाता है, और फिर बाद में जो बचता है उसका खर्चा करोगे, तो आपकी आदत एक अच्छी आदत लग जाती है, डिसिप्लिन। और अच्छी आदत लगने में कोई हरकत नहीं है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है जिन्होंने कहा था कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सबको पता है। ही स्टेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर जिसने समझ लिया वो कमाएगा, जो नहीं कमाएगा वो भरेगा। और 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज पेशेंस, जो बहुत कम है लोगों में आज के जमाने में। और म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी आपको पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये फंड मैनेजर है, पढ़े लिखे MBA लोग हैं जिनको ये इस काम के लिए रखा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपने बोला था, हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक फंड में डालते हो तो 30-40 कंपनी के आप मालिक बन जाते हो, उतने हिस्से का। बहुत इजी है। रिटर्न से आपको अच्छा खासा कमा सकता है। 10 से 12%, 15% तक कमा सकते हो। लो कॉस्ट है, खर्चे कम है, लिक्विडिटी है। आप कभी भी चाहो पैसा निकाल सकते हो, 2-3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है, आपको सब कुछ पता चलता है कि पैसा कहाँ पे लगा है, कितना लगा है, कौन से शेयर्स आपके फंड में है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आज सपोज आपने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया, आगे आपका इनकम बढ़ा, उसको बढ़ा लो। आपको लगा कि अगर मेरे को अभी और कुछ जरूरत है तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, तो भी कम कर दो। बंद करना है बंद कर सकते हो। चॉइसेस ऑफ द स्कीम्स बहुत अलग अलग है। वेल रेगुलेटेड, वेल रेगुलेटेड यानी सबसे बड़ी बात है ये सेबी के कंट्रोल में है। यानी कोई भी फंड मैनेजर या तो कोई भी एडवाइजर मेरे जैसा कोई भी रहेगा, वो आपको कभी चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा किसी मेरे पास भी नहीं आता है, ना तो कोई बैंक में जाता है। तो आपका पैसा यहाँ पे बहुत सेफ है। टोरस का केस अभी आप लोग सब लोगों ने देखा हुआ, कल्याण में भी देखा, दादर में देखा होगा। सब लोगों ने ज्यादा रिटर्न कमाने के पीछे लोगों ने अपनी अपनी कमाई लगा दी। क्यों? लालच। ये दो चीज आदमी को पूरा खा जाती है, एक लालच और एक डर। लालच क्योंकि हमको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, और डर क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है, हम लोग करते नहीं है। तो ये बहुत दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको किसी को एक जो अच्छा सलाहकार है उससे जाके मिले, ताकि उसे आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाए। और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसमें। ये बहुत सारे एड्स आपने सुने होंगे, म्यूचुअल फंड सही है तो इसमें आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी तो गवर्नमेंट 250 रुपये का भी स्टार्ट कर रही है, बट बहुत सारे फंड अभी भी है जो 200, 300, 100 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं। बट आपको अगर इनकम सपोर्ट करता है तो मिनिमम आई वुड से 1,500 या 1,000 से आप स्टार्ट कीजिए। पहले थोड़ा आदत तकलीफ होगा, बट एक बार आदत लग जाएगी ना, फिर बाद में कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो 500 रुपये स्टार्ट, इमरजेंसी में पैसा निकालना है तो निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है। अभी दूसरा है कि ये पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट अवेलेबल प्रोडक्ट्स है। मीन्स अगर आपको जनरल नॉलेज है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। बैंक FD, NCDs, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स अभी बंद हो चुके हैं। RBI के फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड, ये भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सेफ वाले इन्वेस्टमेंट है।
जहां पे रिटर्न्स गारंटीड है, इससे आगे आपको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिर पोस्ट सेविंग्स, पोस्टल में क्या क्या सेविंग्स होता है, एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम्स, किसान विकास पत्र, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, वय वंदना स्कीम। किसान विकास पत्र एनएससी पहले ऐसा था कि हर 5 साल में पैसा डबल होता था। आज 7 से 8 साल लगता है उनको, फिर भी डबल नहीं होता पैसा इस चीज में। तो आप सोचो, इसमें इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, इससे क्या आपका घर चलेगा? नहीं। इससे सिर्फ आपका पैसा बचेगा, आपको थोड़ा बहुत एक सेफ्टी रहेगा कि हाँ पैसा मेरा सेफ है, बट इससे आपका लाइफ नहीं चलेगा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखो तो पीपीएफ, ये रिटायरमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। पीपीएफ है, एनपीएस है। अभी बहुत सारे लोग के शायद पेंशन बंद हो चुका है, देन एनपीएस इज द मोस्ट रिकमेंडेड स्कीम। अगर आप सेफ वाले में जाना चाहते हो तो एनपीएस बहुत अच्छा स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है। गोल्ड, अगर फिजिकल गोल्ड भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है। फिर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने पहले बताया कि कौन कौन से फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये 4 अलग अलग फंड्स टाइप के फंड्स है। फिर इंश्योरेंस में भी आपको बहुत लोगों ने दिखा होगा कि गारंटेड इनकम स्कीम, यूलिप है, पीएमएस है, एआईएफ है। ये शायद आपके लिए जरूरत नहीं रहेगा, बट बहुत सारे गारंटेड इनकम स्कीम में आते हैं। आपको इंश्योरेंस वाले ने बताया रहेगा, यूलिप आपको बताया रहेगा कि आप 10 साल पैसा इतना डालो, 11वें साल के बाद आपको इतना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब यूलिप प्रोडक्ट्स है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आप देखो पीपीएफ का इंटरेस्ट 2020 साल 25 साल पहले 11, उसके पहले 12 से मिलता था। आज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 7.10। क्या आपको लग रहा है कि ये आगे बढ़ने वाला है? कभी नहीं बढ़ेगा। 50 पैसा 10 पैसा आगे पीछे हो सकता है, बट वापिस 12% पे कभी नहीं जा पाएगा ये। तो आपको पैसा वहां पे लगाना चाहिए जहां पे पैसा आपका बढ़ पाए। बहुत बार सोचते हैं सर मैं खुद कर लूंगा, मुझे सब कुछ पता है, मैं यूट्यूब देख के कर लूंगा, मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है। तो आप दो, ये चीज ध्यान रखिए, 3 चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आपको खुद को करना है। तो आपको इस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको इसके लिए टाइम होना चाहिए, और आपको इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है, कोई भी एक मिसिंग है, तो आप बेस्ट म्यूचुअल फंड में चले जाइए। ये तीनों चीज आपका निकल जाएगा। अगर तीनों है तो आप खुद स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो आपको म्यूचुअल फंड आने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप म्यूचुअल फंड आप सोचो ही मत, आप खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बट अगर तीनों में से तीनों होने चाहिए। अगर आप बोलते हो मैं टिप्स पे काम करूंगा, टिप्स पे कभी पैसा नहीं बनता है, टिप्स पे ज्यादा पैसा नुकसान हुआ है। और लोग इन्वेस्टर्स अनप्लान्ड और एडॉक इन्वेस्टमेंट क्यों कर लेते हैं कि कुछ भी सोचा समझा समझे बगैर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो रहते हैं, अगर फीमेल कमा नहीं रही है तो हस्बैंड सब इन्वेस्टमेंट और पैसा रिलेटेड डिसीजन वो हस्बैंड देखता है, क्योंकि वही अकेला कमाने वाला मेंबर है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी फैमिली से डिस्कस नहीं किया होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये गलत चीज है। टैक्स सीजन है, जनवरी फरवरी मार्च में टैक्स बचाना है, तो हम लोग सीधा सब चलो कुछ भी आ जाए टैक्स बचाना, इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी रिलेटिव अपने एजेंट है, तो भाई अभी टारगेट पूरा करना है तो पूरा कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। सेल्स पिच में बैंक मैनेजर्स, अगर आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है, तो कुछ एफडी आया है, तो कुछ भी कुछ नया सील है, आपको बैंक से इमीडिएटली फोन आ जाता है कि आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा है, तो ये आप ले लो, ये बहुत अच्छा स्कीम है आपके लिए। और ये अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन, फ्लेवर ऑफ द सीजन यानी जो अभी हॉट चल रहा है, अभी ज्यादातर आप देखोगे यंग लोगों में क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है। तो सब उसके पीछे चल रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। हर्ड मेंटेलिटी, जो दुनिया कर रही है वही करना, वो सही है, वो मान के इन्वेस्टमेंट करना, वो हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। ये सब चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आगे आपके इन्वेस्टमेंट, आगे अपने आपके खुद के इन्वेस्टमेंट है, अभी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको क्या करना है? सबसे हर एक चीज में आपको आपका जाके नॉमिनेशन चेक करना है कि आपके हर एक इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन है क्या। बहुत जरूरी है। ये जो स्टोरी है, ये पिक्चर जो या इसका मैं आपको स्टोरी बताऊंगा बाद में, बट आप तो ध्यान रखिए, हर एक चीज आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका उसमें नॉमिनेशन होना जरूरी है। बैंक डिटेल्स चेक कीजिए, बैंक डिटेल्स में भी नॉमिनेशन है क्या। एड्रेसेस चेक कीजिए, आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपने पुराने एड्रेस पे किए रहेंगे, उस पर नया एड्रेस जो भी एड्रेस अपडेट करवा लीजिए। उस इन्वेस्टमेंट को कोई गोल के साथ आप लिंक कर दीजिए। और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, कभी एफडी रहेगा, कोई पीपीएफ रहेगा,
केवीपी रहेगा, घर का पेपर्स रहेगा, वो एक जगह पे लाके रखिए और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए। जो भी ऑनलाइन पासवर्ड्स है और ये कुछ लॉगिन्स है वो भी आप एक जगह पे लिख के रखिए और आपको फैमिली वाले जो फैमिली मेंबर है बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन केस कुछ अनफॉर्चुनेट चीज हो जाए तो उनको इजी हो जाए एक्सेस करने में। और इसके लिए आपको एक एडवाइजर के पास जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो आप स्कूल में हो, बच्चे आपके पास क्यों आते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइड किया जा सके, आपको प्रॉपरली टीच किया जाए, आपको संस्कार दिया जाए, एटिकेट सिखा जाए। सेम वे आपका एडवाइजर आपके लाइफ में इतना जरूरी है कि आपको गोल्स बताए, आपको आपके दिमाग में जो पैसे के बारे में बातें चल रही है उसको प्रॉपरली आपको समझा पाए, और वो अनबाइस्ड रिकमेंडेशन देगा। मीन्स उसका फायदा कम बट आपका फायदा ज्यादा हो, और आपकी जरूरत हो वैसे आप उससे आप ले सकते हो। तो ये पूरे साल का ऐसा है कि आपको जितना जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करो, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करते टिके रहो उसमें, और आप पैसे वाले बन जाओ। अगर आप सोचते हो कि काश ये कहावत है, ये बहुत पुराना, बहुत लोग सुना भी होगा आप लोगों ने, द बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री वाज 20 years ago, बट द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। जो हो चुका, बट अगर अभी नहीं करोगे तो फिर और 20 साल के बाद वही सेम चीज आप रिपीट करोगे कि काश 20 साल पहले भी अगर मैंने किया रहता तो अच्छा होता। और ये एक कहावत है, वॉरेन बफे ने कहा था कि अगर तू आप कधी कुछ रास्ता नहीं देखते हो, कि जब तक आप सो रहे हो अगर आपका पैसा काम नहीं कर रहा है तो काढू ना आपको लाइफ टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा। हा कोणाकडे सबमिट अगं पण फी आता वाजली बघ किती ना, आता तो जस्ट आपण आता आपण पैसे भरून आला बँकेत नाही तो प्लीज संजय जी, तुम्हाला प्लीज मी यू कैन म्यूट योरसेल्फ। संजय जी जरा म्यूट कर लेंगे प्लीज। और ये मिस्टेक आपके जो अगर करून आपने टाकलं कर चुके हैं वो किती मिस्टेक पैसे आपके बच्चे ना करें, तो प्लीज आपके बच्चों को गाइड कीजिए कि पहला सैलरी से ही आप इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करें। ये गोल्डन रूल्स ऑफ मनी, अगर आपको पता है, रूल ऑफ 72 पता है, अगर आपको जानना चाहते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होना चाहिए, तो ये रूल ऑफ 72 है। 72/R इज इक्वल टू टी, यानी R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। कि अगर आप कोई भी चीज, जैसा कि मैं पैसा FD में डालता हूँ, तो FD में डालूंगा तो कितने साल में मेरा डबल होगा पैसा। एज्यूमिंग, इसमें एग्जांपल लेते हैं कि FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मिल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज। 72 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 12 साल। यानी आपने FD में अगर पैसा डाला तो 12 साल के बाद पैसा डबल होगा। बट ये जो इंटरेस्ट है वो बिफोर टैक्स है, अगर आपको टैक्स लग रहा है तो और भी कम हो जाएगा, तो ये 15 साल में पैसा डबल होगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, जो पैसा आपका ज्यादा बढ़ पाए। भले कम रिटर्न देता हो बट आपको एक अच्छी तरह से पैसा ज्यादा कमा पाए। दूसरा चीज है, आप सबको अगर ये फॉलो करना चाहिए, जो भी आपका इनकम है, आपको जैसे बोला कि कम पैसा है तो क्या करें, तो आप ये देखिए जो भी आपका इनकम आता है 50% में आपका घर चलना चाहिए। जो भी इनकम आता है 50% से आपका घर चलना चाहिए। बाकी 30% से अपने सपने और ख्वाहिश के लिए पैसा खर्चा करें। सपने यानी ख्वाहिश यानी आपका लाइफस्टाइल, घूमने जाना, ये सब करना, शॉपिंग करना, ये सब सपने और ख्वाहिश है। बाकी जो 20% बचा उसको आप बचत करना कीजिए। 50-30-20 रूल अगर आप फॉलो करोगे तो थोड़े समय के बाद आपको इस पैसे की चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़े सालों के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा इनकम कहाँ से आएगा। तो ये आप बहुत ध्यान रख लिया, आप देखिए आपका बजट क्या है, आपका इनकम क्या है, उसमें से आप आपको फॉलो कीजिए। 50% आपके खुद की जरूरत के लिए। अगर आप इससे उल्टा हो रहा है कि 20% आपके आपका 80-90% आपके खर्चे हो रहे हैं आपके जरूरत के पीछे, और आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आगे जाके। तो आप इस पे ध्यान दीजिए।
और इसको आप जितना ज्यादा सेविंग कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा। मैडम कैन आई हैव डू यू हैव 5 more minutes? तो कैन एक थोड़े लाइव एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? Yes, sir. यस। I hope, madam, I'm making some sense to all of you, so that it's helpful. आप देख सकते हो अभी स्क्रीन को? Yes, sir. ओके, तो हम लोग एक छोटा छोटा एक अलग हर सिचुएशन का एक अलग अलग एग्जांपल लेंगे। कि सपोज आपने 2,000 रुपये महीने का स्टार्ट किया सेविंग्स, 2,000 रुपये महीने का 20 साल के लिए, और एज्यूम करते हैं कि आपने 12 ये पैसा जो है 12% से ग्रो होता है। 12% से ग्रो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 12% से ग्रो होगा। कभी 12% होगा, कभी 15% होगा, कभी माइनस भी जाएगा, कभी 10% माइनस जाएगा, 20% माइनस जाएगा, बट कभी 30% ऊपर भी जाएगा। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज रिटर्न्स 20 सालों में 12% होगा। जैसे हमने वो शेयर मार्केट का देखा था, ऊपर नीचे करके आता है, ये सब एवरेज करके 12% होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट 20 सालों में 2,000 रुपये के हिसाब से 4,80,000 हुआ। सोचिए 12 साल के बाद उस 20 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 19 lakhs। इसको अगर मैं 15% कर दूं, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही है, बट अगर 15% से बढ़ा तो ऑलमोस्ट 26 लाख से ऊपर। तो आप सोचिए, आप जितना ज्यादा डालोगे उतना पैसा आपका बन सकता है। अभी दूसरा, ठीक है, सपोज आपने 2,000, अभी आप स्टार्ट करते हो 20 साल के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, तो ये 18 लाख हो गया। बट सोचते हो चलो अभी अभी नहीं, हम लोग बाद में करेंगे, अभी पैसा नहीं है, हमको दूसरा कुछ ईएमआई करना है, वो करना है। तो 6 महीने के बाद अगर आपने स्टार्ट किया, तो वही चीज 20 साल के बाद उसकी कीमत कितना होगी? 17 लाख। यानी ऑलरेडी 1 लाख का नुकसान कर चुके हो। और अगर आपने 12 महीने, 1 साल पीछे कर दिया, तो 2 लाख का नुकसान हो गया आपका। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये एक एग्जांपल है कि 5,000 रुपये मैंने अगर जमा करता हूँ, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे 5, 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ये सब उसकी कितना टेन्योर है, कितने सालों तक अगर इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो वो कितना रिटर्न्स देता है, तो आपका पैसा कितना बनेगा। तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 5,000 रुपये आपने जमा करते हो 25 साल के लिए, और 10% से किया आपने 5,000 रुपया, 10% से, तो ये आपका हो गया 62। और यही चीज अगर 12% से बढ़ा तो ये हो गया 85 lakhs। और चीज उसने आप लोग 30 साल तक कर दिया, तो अब सोचिए 1.5 करोड़ हो गया सिर्फ 5,000 रुपये महीने से जमा करके। आपको थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा पैसे बचाने की, बाकी लाइफ जिंगा लाला है, आप कर सकते हो। मैं समझता हूँ आपके सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा।
ये सब मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। मैंने भी लोन, पर्सनल लोन लिए थे, क्रेडिट कार्ड लोन लिए थे, क्रेडिट कार्ड लोन नहीं लिए थे बट क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए थे। तो उसको मैंने एक एक करके मैंने धीरे धीरे सब करके क्लोज किया, एक एक को मैनेज करके। जो सबसे पहला सबसे महंगा था क्रेडिट कार्ड का लोन, उसको मैंने धीरे धीरे करके एक एक 2-3 दिन मैंने मैं एक अमाउंट पे करके उसको क्लोज किया। पर्सनल लोन मेरा क्लोज किया। तो आज वो चीज जो मेरे सर पे बर्डन था कि हर महीने मेरे को इतना पे करना है, वो अभी मैं नहीं रहा। तो धीरे धीरे टेक्स टाइम, बट अगर आपको रियलाइज होना जरूरी चाहिए कि हाँ भी ये गलती हो चुकी है, बट उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ना एक बड़ी बात है, और वो आप कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से इतना ही है। अगर मैं आपको एक मिनट, लास्ट 2 minutes ओनली, वी आर डन। Sure, sir. तो दैट्स इट, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। और ये मैं बहुत लोगों के साथ जो भी session देता हूँ के लिए फ्री में देता हूँ, 30 मिनट का फ्री कंसल्टेशन। किसी को अगर कुछ पर्सनली 1-to-1 कंसल्ट करना है तो उनको गाइड करता हूँ कि आपको उसमें कुछ आपको जानना है, आपके फाइनेंस के बारे में, आपको उसको कैसे प्लान कर सकते हो। तो आप, मेरा नंबर भी आपको मैं शेयर करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे मैसेज करके आपका टाइम बुक कर सकते हो, जिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है यहाँ पे, सॉरी 770 नहीं है। हाँ, ये मेरा सोशल मीडिया कनेक्ट है, इंस्टा पे केजी की पाठशाला करके मेरा पेज है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो हैप्पी टू आंसर दैट। और थैंक यू सो मच, आप सब लोगों को अभी तक जो जुड़े रहे। आई होप मैंने आपको कुछ तो नया बताया हो, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज किया है। और ये माइंडसेट, पैसे के बारे में बहुत कुछ है, बात कर सकते हैं बट लिमिटेड टाइम है, इसलिए फिर और कभी मौका मिलेगा तो और ज्यादा बात करेंगे इस चीज के बारे में। बहुत सारी स्टोरीज हैं पैसे के बारे में जिससे अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए पैसे के बारे में। सो this is it from my side, and thank you so much. Thank you everyone for your patience and listening and being a very wonderful audience. तो कोई questions है तो I'm happy to take it up. So there's a Yeah. question in the chat. Yeah, just a minute. I'll take that question. Is it advisable to take loan for personal needs, and what factors should be considered for borrowing? ओके, सी, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड बहुत जरूरी चीज है कि हाँ भाई ये खर्चे मेरे को करने हैं बट मेरा फाइनेंशियल पोजीशन डजंट सपोर्ट मी, देन यस पर्सनल लोन लेना चाहिए। बट देन आपको देखना चाहिए कि आप उसको आगे जाके उसको कैसे रिपे कर पाओगे। दूसरा तरीका है, आपको पता है कि ये खर्चे आने वाले हैं, तो आप उसको प्लान कर सकते हो कि सपोज आपको 1 लाख रुपया खर्चा करना है, तो जैसे आप ईएमआई पे करोगे ऐसा ही आप उतना सेविंग स्टार्ट कर दो। सपोज आपको लग रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपए जमा करना है, तो हर महीने आप 8,000 रुपये या तो 50,000 आपको खर्चा करना है 1 साल के बाद। तो हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा करो, 60,000 जमा हो जाएंगे, 50,000 आप निकाल लो, खर्चे कर लो। एक तरीका वो है। दूसरा, अगर आप उल्टा करते हो कि आपने अभी खर्चा कर लिया लोन लेके, तो आपको वो 5 साल 7 साल तक आप उसको रिपे करता रहना पड़ेगा। तो उस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है कि वेदर आप उसको सस्टेन कर पाओगे क्या, वेदर आपका इनकम सपोर्ट करता है उस चीज को। जरूरत है तो डेफिनेटली, कि उसके बगैर आपका लाइफ नहीं चल सकता है, तो आप डेफिनेटली लीजिए। बट मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, जरूरत नहीं है तो उसको अगर आप पोस्टपोन 6 महीने, देखो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बाय इंस्टिंक्ट या तो रिएक्शन दूसरे का देख के या तो
दूसरे का देख के और हमारे पास नहीं है तो हमको लगता है कि हमारे पास हमको जरूरत है। बट एक्चुअली में अगर आप उसको 6 महीना थोड़ा टाइम दे दो, 1 महीना 6 महीना टाइम दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको शायद ये जरूरत नहीं थी। यस, आपको अगर लाइफस्टाइल के लिए जीने के लिए जरूरत है, आप डेफिनेटली शुड टेक। आपको ध्यान रखना है, एक आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपका ईएमआई कितना आएगा, और कितने साल तक पेमेंट करना है। What are the some common money management mistakes to avoid? Very good question from Somaya College. Very good thing. Mistakes ये है मनी मैनेजमेंट के कि अगर हम लोग पैसा बचाते ही नहीं है, जो मैंने आपको बताया है कि 50-30-20, वो अगर किया ही नहीं, 20% किया ही नहीं, तो ये मेजर ब्लंडर है। तो हम आगे जाके कैसे बता पाएंगे कि हम लोग पैसा बचाए कि नहीं? तो एक तो चीज है कि पैसा पहला इनकम आएगा, इनकम से सबसे पहले सेविंग्स करो, उसके बाद में खर्चे करो, तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चा कंट्रोल में आ जाएगा। सेकेंड चीज, डोंट compete विद अदर्स बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस। हम लोग ज्यादातर अभी यंग जनरेशन, आप ज्यादातर आप देखोगे तो लोग आज compete किस पे कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, उसने वो खर्चा किया, उसने वो लिया, इसलिए अपने पास होना चाहिए। इंस्टाग्राम, एक बार आपने कोई चीज को फॉलो किया तो आपको वो वही चीज बार बार दिखाएगा जिसको आपने फॉलो किया है। वो आपको इंस्टिगेट करेगा कि उस पर खर्चा करो, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट इंस्टेंटली आप खर्चा कर देते हो, एंड अल्टीमेटली आपका पैसा सेविंग्स होता ही नहीं है और उस चीज को आपको जरूरत ही नहीं रहती है। सो डोंट compete विद एनीवन बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस और दिखावे के बेसिस पे। ठीक है। सेकेंड इज, आपने सेविंग्स कर लिया बट आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं, प्रोटेक्शन किया ही नहीं, ये बड़ा मिस्टेक हो सकता है। जो भी आपका बजट है, बजट के हिसाब से आप पहले, सबसे पहले आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों चीज होना जरूरी है। आप LIC 5-5 या 10,000 रुपया क्वार्टरली भरते हो, उतने में आप टर्म इंश्योरेंस अच्छा 50-60 लाख का टर्म इंश्योरेंस आ सकता है, और बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में कहीं पे डालो, जाके पैसा बढ़ सकता है। हम लोग गारंटीड के पीछे जाते हैं। गारंटीड अगर प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो एक कहना नहीं चाहिए, बट एक प्लान है GGRP करके। GGRP का मतलब क्या है? गारंटीड गरीब रहने वाला प्लान। सो प्लीज गारंटीड के पीछे मत जाइए। जहां पे गारंटीड है वहां पे ग्रोथ नहीं है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मिस्टेक्स क्या क्या है? एक तो सेविंग्स 50-30-40-30% फॉलो, रूल फॉलो नहीं करना, पैसे सही जगह पे नहीं लगाना, पैसे को सिर्फ सेविंग्स में रखना, पैसे बचाना बट उसको ग्रोथ पे नहीं लगाना, मेहनत नहीं करने देना, और इंश्योरेंस नहीं लेना, प्रोटेक्शन नहीं करना, ये बड़ा मिस्टेक्स हो सकता है। हाउ डू वी कम आउट ऑफ अ डेट ट्रैप? वेरी गुड पूनम जी। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप आपके जो भी डेट्स है, आप डेट का एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड लोन है, या तो पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है, या तो किसी और फैमिली मेंबर से लिया हुआ है, अगर उनको ब्याज दे रहे हैं तो वो ठीक है। तो आप उनका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के देखिए सबसे महंगा वाला लोन, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे दे रहे हो आप। अगर आई एम श्योर अगर क्रेडिट कार्ड पे लिया रहेगा तो क्रेडिट कार्ड वाला लोन सबसे महंगा रहेगा, उसके बाद पर्सनल लोन आएगा, उसके बाद हाउसिंग लोन, और बाद में किसी फैमिली मेंबर से लिया रहेगा तो शायद लोन विदाउट इंटरेस्ट भी लिया रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड नेवर पे द मिनिमम बैलेंस। सिर्फ मिनिमम बैलेंस पे करके उसको आप रोल ओवर करते रहोगे तो वो और ज्यादा बढ़ते रहता है। ये गलती मैंने कर चुकी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये गलती मत कीजिए आप। आपका फंड सपोर्ट करता है तो आप एक्स्ट्रा पे करके आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डाल दिए कि हर महीने मेरे को इतना पे करना है। और क्रेडिट कार्ड अगर नहीं है तो मत लीजिए, अगर है तो कोई भी हालत में उसको बंद करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज है अगर आपको मैनेज करना आया तो। टाइम पे अगर आपने उसका बिल पे किया तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट एट ऑल। प्लीज अवॉइड दिस। हम लोग ओके सोचते सर। हैं चलो आज हम लोग आज खर्चा कर लेंगे,
पैसा तो कल ही देने का है, बट क्रेडिट कार्ड का ईएमआई का मतलब क्या है? फ्यूचर का इनकम हम आज खर्चा कर रहे हैं, और फ्यूचर का इनकम गारंटीड नहीं है। सो क्रेडिट कार्ड जितना कम हो सके उतना अवॉइड कीजिए, बट अदरवाइज अगर आपका लोन जितने भी, आप प्लीज मैडम आप लिस्ट बनाइए, उसको एक एक करके आप देखिए कौन सा सबसे महंगा है और कौन से ज्यादा है, आप धीरे धीरे एक एक करके उसको पे करते जाइए, एंड देन धीरे धीरे उसमें से बाहर आइए। दैट इज, आई एम श्योर आप उसमें से कर सकते हो उस चीज को। सर जी, जी रमेश जी। हाँ, ये आपने 50-30-20 वाला फार्मूला जो बताया, इसमें ईएमआई काय में पकड़ना पर? ईएमआई आपके 50 में आ जाता है सर, हाँ, 50 में आना चाहिए, बट 50 आप में? उसको, हाँ 50 या 70, आप 50 और 30 में जो है ना आप पकड़ लीजिए उसको। ठीक है, 80%, 70% आप पकड़ लीजिए, जिसमें आपका जो ईएमआई आ गया, घर का खर्चा आ गया, ये सब 70% में आ जाना चाहिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। और आपका जो ईएमआई है, वो आपका ईएमआई है जो है आपका इनकम से 30% से नीचे होना चाहिए। सपोज आपका ईएमआई इनकम 50,000 रुपया है, तो आपका ईएमआई 15,000 से नीचे होना चाहिए, तो आपको एक प्रॉपरली फाइनेंशियली पीसफुल, आई मुझसे स्ट्रेसलेस, अदर स्ट्रेस हो सकता है इस चीज का। नेक्स्ट इज फंड बाजार, ज़ेरोधा, ग्रो ऐप यूज करके कर सकते हैं क्या सर एसआईपी के लिए? यस, कोई भी चीज आप कोई भी ऐप आप यूज कर सकते हैं। फंड बाजार अगेन कोई सब ब्रोकर मॉडल है, मीन्स आपके वहां पे कोई एडवाइजर रहेगा जिससे आप गाइडेंस लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ज़ेरोधा और ग्रो में ऐसा कोई आपको एडवाइजर नहीं मिलता है जिससे आप बात करके पूछ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये दो ऐप अगर आप खुद कर सकते हो तो ये दो ऐप से कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जैसे मैंने तीन चीज बताया, टाइम, नॉलेज और इंटरेस्ट, ये तीन चीज होना चाहिए तो ही आप इस चीज में से करो, अदरवाइज आप किसी एडवाइजर का हेल्प लीजिए। फंड फंड बाजार डायरेक्ट ऐप नहीं है, आपको किसी और के थ्रू जाना ही पड़ेगा, कोई एडवाइजर के थ्रू जाना पड़ेगा। Any other questions? आई होप यू आर डन विद द क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चंस है किसी का? मैंने मेरा नंबर भी शेयर किया हुआ है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो भी आप कभी भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट यू नो आई कैन गाइड। I hope this session was helpful for all of you, and something informative and insightful for all of you. Thank you. Thank you, sir. It was indeed a fruitful one. Thank you so much. So on behalf of everyone present, I actually sincerely thank you for sharing such insightful session on managing personal finances. And moving on next, without further ado, despite a lot of busy schedule and travel, our respected principal, Dr. C.A. Mahesh B. Mandikar sir is traveling, but he has made a special effort to join us together. So we truly appreciate his presence, and I request our principal to address us all. Over to you, sir. Sir, are you there? I think he lost his connection. We'll move further. Yeah, sure. So till then, do you have any questions? You are free to ask. Actually, sir, it was such a fruitful section. We can see in the chat as well. People have appreciated your session a lot. Yeah, thank you. Thank you. I would still like to, speak more, but again, the limited times. So next time, if it happens, then I would like to speak on the money mindset. मनी के बारे में बहुत अपना माइंडसेट भी चेंज करना जरूरी है। Any more questions? More questions?
Rovina madam, you can conclude otherwise. Sir, actually, we are waiting for you only. I think you've lost your I'm here, no connections. problem. So it would be grateful that you address us all. Yeah. Over to you, sir. या थँक्यू व्हेरी मच. प्रथमतः कौशिक गाळांचं कौतुक करू तेवढं कमी आहे, कारण त्यांनी थोड्या वेळात आपल्याला इतकं जबरदस्त मार्गदर्शन केलंय, इतकं सुंदर असं इन्व्हेस्टमेंट बद्दल सांगितलंय. मित्रांनो, संत रामदास स्वामींनी म्हटलंय, मिळवती तितुके बक्षिती, ते प्राणी कठीण समयी मरून जाती. आपल्याला कोरोना काळात कळलं असेल आपलं सेव्हिंग, बचती आणि इन्व्हेस्टमेंटचे किती फायदे आहेत. तर माझी सर्व नॉन टीचिंग स्टाफला कळकळीची विनंती आहे, कौशिक गाडा सरांनी जो 50, 30 आणि 20चा जो फॉर्म्युला दिलाय, 50% आपल्या रोजच्या गरजांसाठी खर्च करायचे, 20% फिरण्यासाठी किंवा इमर्जन्सीसाठी ठेवायचे आणि 30% जबरदस्तीने इन्व्हेस्ट करायचेच. आणि तुम्हाला भविष्यात काही सल्ला लागला तरी अचीवर्स कॉलेज आपल्या मदतीला तयार राहील. कौशिक गाडा सरांचा नंबर आज सोफिया आणि रोविना मॅडम आपल्याला देतील. ते इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट आहेत. बऱ्याचशा लोकांना त्यांनी चांगला फायदा करून दिलेला आहे आणि आपला फंड सुरक्षित ठेवलेला आहे. मित्रांनो, आजचा सेशन हा खूप चांगला होता. जसा आजचा चांगला आहे तसा उद्याचाही खूप चांगला आहे. तो आपल्याला जीवन कसं जगायचं ते शिकवणार आहे. तरी सर्वांना पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, उद्या शेवटचा दिवस आहे आपल्या सत्राचा, तर तोही आपण अटेंड करा आणि ह्याच्यातून जास्तीत जास्त आपला उत्कर्ष कसा होईल याची काळजी घ्या. सर्वांना पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. अचीवर्स कॉलेजच्या व्हाईस प्रिन्सिपल सोफिया डिसोजा मॅडम आणि सीए इन्स्टिट्यूटचे आमचे पदाधिकारी सीए कौशिक गाडा यांचंही पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि सर्व उपस्थितांचे आभार मानतो आणि आजचा सेशन परत रोविना मॅडम कडे ट्रान्सफर करतो. धन्यवाद. ओव्हर टू यू रोविना मॅडम. Thank you, sir. Thank you so much. Once again, thank you, Kaushik, sir. And without further ado, I hand over to my colleague, Mr. Asif Sheikh, for a formal vote of thanks. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. On behalf of Achievers College of Commerce and Management, Ashasकीय Mahavidyalan Shikshaketar Karamchari Sangh Mumbai, and Maharashtra Commerce Teacher Association, I, Mr. Asif Sheikh, would like to express my deepest gratitude to our esteemed guest, CA Kaushik Gada, for taking the time to share his expertise and insight on managing personal finance with us today. Your presence has not only enriched our knowledge, but also motivated us to take control of our financial lives. Your session was informative, engaging, and thought-provoking, and we appreciate the efforts you put into making complex financial concept accessible to everyone because the teaching staff. Your vision and leadership have created a culture of continuous learning and growth within our institution, and we are grateful for your support. Special thanks to our vice principals, Ms. Sophia D'Souza ma'am and Sana Khan ma'am, for their tireless efforts in coordinating their workshop and ensuring it successful. Your dedication and commitment to excellence are truly appreciated. Lastly, I would like to thank my colleagues and non-teaching staff from our college as well as from other colleges who joined us today for making this section a round success. Your participation and management have made this workshop a memorable and enriching experience. Once again, thank you all for your contribution to making this workshop a success. Now, all are requested to keep your camera on to take a screenshot. Kaushik bhai, thank you very much. Your So camera kind of on. you sir. Take a for your screenshot. time Thank and you so much, sir. valuable guidance. Yes. So thank you for this. Thank you for the opportunity, sir. Thank you so much. Pleasure. Yes, sir. Thank you. Chalo. Thank you, sir. Great. Yeah. Okay. Bye. See you all. Bye. Note, all are requested to fill feedback form before leaving the meeting. Thank you very much. And comment section. Thank you, sir. Thank you very much. I repeat, all are requested
to fill feedback form before leaving the meeting. The link for feedback is available at comment section.